नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक सर्जन। आज हम माइक्रोशिया या एक्सटर्नल ईयर कान की विकृति के बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रोशिया एक जन्मजात विकृति है कान की, जिसमें कि जो कान की बनावट है एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर की जन्म से ही प्रॉपर नहीं होती है। नॉर्मली इसका जो इंसिडेंस है 1 in 5000 लाइव बर्थ के लगभग होता है। ज़्यादातर केसेस में ये राइट साइड में कॉमन होती है और यूनिलेटरल या एक साइड करीब 70% केसेस में होती है। ये जो विकृति है बॉयज़ में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। माइक्रोशिया होता क्यों है, इसका कोई एक फिक्स कारण बोलना कठिन है, परंतु फिर भी कई सारी थ्योरीज़ हैं, जैसे कि कुछ टेरेटोजेंस या प्रेगनेंसी के दौरान कुछ दवाइयों का एक्सपोज़र होने की वजह से ये हो सकता है, या फिर किसी किसी में हेरिडिटरी रहता है। जो माइक्रोशिया है वैसे तो एक्सटर्नल ईयर की डिफॉर्मिटी है, जिसमें कि बाहर से जो कान दिखता है वो ठीक से डेवलप नहीं होता, लेकिन उसमें साथ साथ मिडिल ईयर या फिर जहाँ पे हम सुनने में जो हेल्प करता है, कंडक्टिव हियरिंग में हेल्प करता है, उसकी भी विकृति साथ में होती है। इस वजह से माइक्रोशिया के केसेस में अराउंड 75% केसेस में हियरिंग या सुनने की क्षमता भी नॉर्मल से कम होती है। इसलिए जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, अगर उनमें एक्सटर्नल ईयर डिफॉर्मिटी है तो उनका प्रॉपर ऑडियोमेट्रिक एग्जामिनेशन या सुनने की जांच होना ज़रूरी होता है। अभी जो माइक्रोशिया होता है इसमें कई सारी ग्रेड्स होती हैं, जो कि बहुत माइनर से लेके कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ईयर तक होता है। एक साइड हो सकता है या बायलेटरल हो सकता है। तो एक क्लासिफिकेशन सिस्टम हमने बनाया है 1 to 4, जिसमें ग्रेड्स हैं। जितना ज़्यादा सीवियर माइक्रोशिया का ग्रेड होता है उसमें सुनने की क्षमता या हियरिंग इम्पेयरमेंट उसमें उतना अधिक होने की संभावना रहती है। ग्रेड 1 माइक्रोशिया होता है जिसमें कान सिर्फ थोड़ा छोटा रहता है, हल्का सा कुछ लैंडमार्क उसमें एबनॉर्मल हो सकते हैं। इस तरह के केसेस में कोई सर्जरी करने का ज़रूरत नहीं रहता है। ग्रेड 2 में कुछ कई विकृति का और अधिक सीवियर फॉर्म है, जिसमें कि कुछ लैंडमार्क्स आइडेंटिफाइबल रहते हैं, जबकि कुछ समझ में नहीं आता है कि ये हेलिक्स कौन सा है, ट्रैगस कौन सा है, ठीक से नहीं समझ में आता है। ग्रेड 3 में जो बाहर का जो कान है वो सिर्फ एक छोटा सा स्किन का टैग जैसा दिखता है या स्किन विद कार्टिलेज का पार्ट जैसा दिखता है, जबकि ग्रेड 4 में कंप्लीट एब्सेंस रहता है ईयर का, मतलब बाहर से एक्सटर्नल ईयर कुछ नहीं दिखता है। माइक्रोशिया का जो एक कंप्लीट मैनेजमेंट है उसमें ऑडियोमेट्रिक व्यक्ति और प्लास्टिक सर्जन दोनों का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना ज़रूरी है, क्योंकि हमें सुनने की क्षमता भी प्रॉपर चाहिए और एक प्रॉपर विजिबल ईयर भी चाहिए। माइक्रोशिया के मैनेजमेंट को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है पिन्ना क्रिएशन, जिसमें कि कान बनाने का सर्जरी होता है, और दूसरा हियरिंग, सुनने से रिलेटेड हम लोग जो एक्टिविटीज़ करते हैं सर्जिकल और नॉन सर्जिकल। हम पहले देखते हैं कि पिन्ना क्रिएशन के लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। आर्टिफिशियल प्रोस्थेटिक ईयर इम्प्लांट मीन्स ये होता है कि नकली कान रहते हैं जो कि कान की लोकेशन पर लगा दिए जाते हैं। अपोजिट कान से मैचिंग का वो कान बनाया जाता है, जिसे आप हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है, इसमें कोई सर्जिकल एक्सपर्टाइज़ का ज़रूरत नहीं रहता है, मगर फिर भी वो नेचुरल चीज़ नहीं है तो ऑब्वियसली इनकन्वीनियंस तो होता ही है उसमें। जो दूसरा ईयर रिकन्स्ट्रक्शन का जो प्रोसीजर रहता है, उसको जो मेन सर्जिकल पार्ट है उसको हम लोग 2 तरह से कर सकते हैं। एक तरीका ये रहता है जिसमें कि हम लोग रिप कार्टिलेज होता है उसको यूज़ करके ईयर का रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं, और दूसरा तरीका रहता है उसमें आर्टिफिशियल सिलिकॉन फ्रेमवर्क जो मार्केट में अवेलेबल रहता है उसे हम लोग यूज़ करते हैं और उसे कान के पीछे वाली स्किन में इम्प्लांट कर देते हैं, और फिर सेकंड स्टेज में उससे ईयर रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं जो मोस्ट कॉमनली डन प्रोसीजर होती है, जिसमें हम लोग रिप्स को यूज़ करते हैं, उससे एक फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं और उससे हम लोग अल्टीमेटली कान को बनाते हैं। रिप से जो ईयर बनाने का सर्जिकल प्रोसीजर है नॉर्मली 2 स्टेप्स, मिनिमम 2 स्टेजेस में होता है, कई बार 3rd स्टेप भी लगती है, माइनर स्टेज। इसमें जो सर्जरी का एज है वो काफ़ी लोग अलग अलग समय करते हैं, लेकिन फिर भी मिनिमम एज 7 ईयर्स होना चाहिए या उसके बाद किया जाता है। जो 7 साल की एज इसलिए चुनी जाती है कि तब तक जो अपोजिट ईयर है जिससे मैचिंग का हमें बनाना है वो लगभग एडल्ट साइज़ का हो जाता है। जो कार्टिलेज हमें लेना है वो प्रॉपर अमाउंट में वहाँ पे प्रेजेंट रहता है कि हमें उसकी कमी ना पड़े, और तीसरा बच्चा कुछ समझदार हो जाता है कि वो उसे भी समझ में आता है कि उसके साथ क्या प्रोसीजर किया जा रहा है। यदि हम ज़्यादा लेट करते हैं सर्जरी, जैसे कई बार पेशेंट एडल्टहुड में आते हैं, तो दिक्कत ये होती है कि जो कार्टिलेज रहता है वो काफ़ी सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब बोनी हार्ड हो जाता है, तो उस समय उसको कार्व करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और जो कान बनता है वो भी काफ़ी हार्ड रहता है। तो सर्जरी स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ मार्किंग करते हैं अपोजिट
कान से कुछ टेम्पलेट लेके एग्जैक्टली उसका रेप्लिका हम लोग अपोजिट साइड बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम लोग कुछ एक्सरे फिल्म लेते हैं जिसके ऊपर मार्किंग करते हैं। जो प्रोसीजर रहती है जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है, जिसमें साइमल्टेनियसली चेस्ट वाला टीम और ईयर वाला टीम वर्क करती है। सबसे पहले हम लोग चेस्ट में करीब 2.5-3 सेंटीमीटर का इंसिजन लगाकर 7th 8th 9th ये नंबर की रिब्स का कार्टिलेज को हार्वेस्ट करते हैं। इस प्रोसीजर को करने के बाद उस जो कार्टिलेज है उसको प्रॉपर शेप दिया जाता है। उसमें जो ईयर के अलग अलग पार्ट्स रहते हैं, हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, ट्रैगस वगैरह डेवलप किए जाते हैं। फिर उसके बाद साइमल्टेनियसली कान के पीछे जहाँ पर हम लोग कान को रखना चाहते हैं उस जगह स्किन के नीचे एक पॉकेट क्रिएट किया जाता है। उस पॉकेट के अंदर ये जो हमने फ्रेमवर्क बनाया है उसे वहाँ पर रख दिया जाता है। साथ में कुछ ड्रेन लगाया जाता है ताकि कुछ भी अंदर कलेक्शन ना रहे। जो प्रोसीजर रहती है 3 से 4 घंटे की रहती है। मोस्टली 1 डे या 2 डे हॉस्पिटल स्टे लगता है। इसके बाद कुछ समय तक उसमें ड्रेसिंग रहती है। ये जो फ्रेमवर्क हमने डाला है कान के पीछे, इसे हम लोग फिर इसी तरह से रख के छोड़ देते हैं करीब 3 महीने मिनिमम। उसके बाद फिर हम सेकंड स्टेज प्रोसीजर करते हैं। सेकंड स्टेज प्रोसीजर में ये करना रहता है कि जो कान का फ्रेमवर्क बना है उसे हम लोग स्कल से या सिर से उसको उठाना है ताकि उसका प्रोजेक्शन आ सके और उसका पोस्टीरियर सरफेस पे भी हम लोग स्किन दे सकें। सो सेकंड स्टेज में हम लोग उसे उठाते हैं, उसके पीछे वाले हिस्से को स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं और बाकी चीज़ों ईयर में जो करेक्शन करना है जैसे कि लोब्यूल करेक्शन या ट्रेगस फॉर्मेशन, अगर माइनर कुछ करेक्शन और भी करना है तो वो हम लोग सेकंड स्टेज में करते हैं। सेकंड स्टेज रिलेटिवली बहुत सिंपल होती है, आमतौर पर सेम डे डिस्चार्ज हो जाता है। कई लोगों में कुछ माइनर करेक्शन उसके बाद भी करना रह जाता है तो वो हम लोग कुछ हफ्तों बाद लोकल एनेस्थीसिया में कुछ माइनर करेक्शन भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जो एक और दूसरी टेक्निक होती है जिसमें हम लोग सिलिकॉन का आर्टिफिशियल जो फ्रेमवर्क मिलता है उसको यूज़ कर लेते हैं। तो उसमें जो ये स्टेप रिब्स से जो ग्राफ्ट निकालना और उसका कार्व करने वाला स्टेप है वो ओमिट हो जाता है। प्रोसीजर थोड़ा फास्ट हो जाता है और एक बेहतर शेप मिल जाता है, क्योंकि जो हम लोग कंप्यूटर डिज़ाइंड अगर कोई कार्टिलेज फ्रेमवर्क मिल जाए हमें सिलिकॉन का तो वो बेहतर शेप बन पाता है। बस लेकिन दिक्कत ये रहती है कि अगर हम कोई आर्टिफिशियल मटेरियल या फॉरेन बॉडी में यूज़ डालते हैं तो उसमें रिस्क ऑफ एक्सट्रूजन या रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रहता है। सो ज़्यादातर सर्जन जो प्रेफर करते हैं कार्टिलेज यूज़ करना, मगर काफ़ी सारे सेंटर्स में वर्ल्ड वाइड सिलिकॉन फ्रेमवर्क भी यूज़ किया जाता है। सिलिकॉन फ्रेमवर्क जो टेक्निक है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए अब उसमें सिलिकॉन फ्रेमवर्क डालने के बाद टेम्प्रोपेराइटल फेशिया एक चीज़ होती है जो स्कल में मिलता है, उसका एक लेयर डाला जाता है और उसके बाद फिर उसको स्किन के अंदर बरी करते हैं। तो उससे उसका रिज़ल्ट बेहतर है, एक्सट्रूजन रेट कम हुआ है। सिलिकॉन फ्रेमवर्क यूज़ करने वाली जो प्रोसीजर रहती है वो सिंगल स्टेज प्रोसीजर रहती है। उसमें हॉस्पिटल ड्यूरेशन स्टे और ऑपरेटिव मॉर्बिडिटी भी रिलेटिवली कम रहती है। अब हम बात करते हैं ऑडियो मैनेजमेंट, मीन्स हियरिंग कैपेबिलिटी का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए। जो एक्सटर्नल या विजिबल ईयर है उसका डेवलपमेंट होता है मिडिल ईयर के डेवलपमेंट के साथ ही। मतलब 75% केसेस में जो मिडिल ईयर की एबनॉर्मलिटी इसके साथ में होती है। तो हमें जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है उसमें यूनिलेटरल या बायलेटरल माइक्रोशिया होता है तो उसका सुनने की क्षमता का एग्जामिनेशन करना तुरंत आवश्यक है, स्पेशली बायलेटरल केसेस में। सो माइक्रोशिया का जो कंप्लीट मैनेजमेंट में उसमें ऑडियोमेट्रिक और प्लास्टिक सर्जन दोनों का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना काफ़ी आवश्यक है। यदि हम सुनने का डेवलपमेंट का प्रॉपर चेकअप या उसका मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो उस तरह के बच्चों में स्पीच, लैंग्वेज और चीज़ों को समझने की और आपस में इंटरेक्शन करने की, सोशलाइज करने की क्षमता में डिले होता है या प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती है। बच्चों के पैदा होने के शुरू के कुछ मंथ में ही हम लोग ऑडियोमेट्रिक एग्जामिनेशन करना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स टेस्टिंग करते हैं, जिससे हम लोग उसका कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस या सेंसरी हियरिंग लॉस तो कुछ नहीं है उसका हमें जानकारी मिल जाती है। जो सर्जिकल कुछ भी प्रोसीजर करना है उसका हमें अगर डिसाइड करना है तो साथ साथ हमें एक सीटी स्कैन करना रहता है, जो कि आमतौर पर 5 साल की एज के बाद किया जाता है। उसके पहले करने से जो बोन का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है तो एक्सरे का अधिक एक्सपोजर हम लोग नहीं देना चाहते हैं और हमें उसके पहले कोई सर्जिकल मैनेजमेंट करना भी नहीं रहता है। सो 5 साल की एज में हम लोग उसका सीटी स्कैन करके कंप्लीट वहाँ का एग्जामिनेशन करते हैं कि बोन का कैविटी कितना डेवलप है, ईयर में जो ऑसिकल्स होते हैं, ईयर ड्रम होता है उसमें डेवलपमेंट है या नहीं है, और टेम्पोरल बोन का कुछ प्रोसीजर हमें करने का ज़रूरत है या नहीं है। सीटी स्कैन
स्पेशली उन केसेस में किया जाता है कि जहाँ पर ईयर कैनाल या फिर जहाँ जो कान का रास्ता रहता है वो ब्लॉक रहता है। सो हमें आगे सर्जरी करना है या नहीं, और सर्जरी करेंगे तो कितना फ़ायदा है, उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी हमें इससे मिल जाती है। ईयर कैनाल स्टेनोसिस की जो सर्जरी है उसे माइक्रोशिया या एक्सटर्नल ईयर क्रिएशन की सर्जरी के बाद किया जाता है। यदि हम लोग पहले से उसको करने का कोशिश करेंगे तो वो एरिया काफ़ी स्कार्ड हो जाएगा और फिर हमें उस एरिया में फ्यूचर में ईयर कार्टिलेज फ्रेमवर्क रखने में या उसका सर्जरी करने में दिक्कत होगी। आमतौर पर कैनाल स्टेनोसिस की सर्जरी ईयर फ्रेमवर्क रखने के 3 से 4 महीने के बाद की जाती है। कई बार वो फाइनल स्टेज की जो ईयर सर्जरी होती है उसके साथ भी उसे किया जाता है। ईयर कैनाल का सर्जरी ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट में की जाए, और कई पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनमें बायलेटरल माइक्रोशिया रहता है, उनमें ये सीवियरिटी और अधिक रहती है। ये सर्जरी कई बार नहीं भी की जाती है और उन केसेस में हम लोग कोई सर्जिकल ऑप्शन उसमें नहीं दे पाते हैं हियरिंग के लिए, उन्हें कोई नॉन सर्जिकल ऑप्शन में ही जाना पड़ता है। अब यदि हम एक प्रॉपर प्लानिंग समझने की कोशिश करें, यदि कोई बच्चा है जिसे सिर्फ एक साइड में माइक्रोशिया है और उसी साइड सुनने में क्षमता भी कम है, अपोजिट ईयर यदि नॉर्मल है, तो इस तरह के बच्चों में हमें सुनने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं रहता है। जो भी कान को सुनना सुधारने के लिए सर्जरी होती है वो नॉर्मली हम लोग ईयर रिकन्स्ट्रक्शन के बाद ही करते हैं। जो दूसरे साइड की कंडीशन रहती है जिसमें कि अगर दोनों साइड का माइक्रोशिया है और दोनों ही साइड में उसे कंडक्टिव डेफनेस है, उस कंडीशन में हमें थोड़ा प्रायोरिटी के हिसाब से हियरिंग पे काम करना पड़ता है, जिसमें पैदा होने के बाद जल्दी से जल्दी उसमें कुछ हियरिंग ऐड दिए जाते हैं। 5 साल से पहले तो कुछ बैंड रहते हैं, उसके साथ कुछ हियरिंग ऐड रहता है, और अगर उसके बाद 5 साल के बाद की एज के बच्चे जो रहते हैं उनमें हम लोग ऑसियो इंटीग्रेटेड देते हैं इम्प्लांट, जिसकी वजह से वो सुन सकते हैं। फिर उनका जो सर्जरी रहता है वो भी हम लोग कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक पिन्ना रिकन्स्ट्रक्शन का सर्जरी करें, और उसके बाद फिर ऑडिटरी करेक्शन की सर्जरी की यदि पॉसिबिलिटी है उसमें तो वो की जाती है। माइक्रोशिया का जो मैनेजमेंट है एक काफ़ी लंबा प्रोसीजर लगता है, उसमें एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है जिसमें कि कई सारी डिसिप्लिन्स हैं कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं, तभी उसमें एक फाइनल आउटकम मिल पाता है। जो नया कान बनता है वो एग्जैक्टली नॉर्मल अपोजिट ईयर की तरह तो होना मुश्किल रहता है, लेकिन काफ़ी कुछ उसके नज़दीक रहता है और व्यक्ति पूरी ज़िंदगी उसके साथ एक कंफर्टेबली जी सकता है।